अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूप्लेजिया। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ पैथोलॉजी फ्रॉम बीएनबी नोट्स। तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया किसे कहते हैं? इसमें न्यू ग्रोथ आपको नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूप्लेजिया। न्यू का मतलब न्यू और प्लेजिया ग्रोथ। ये आपको कैंसर या मेलिग्नेंसी में मिल सकता है। अगर एक पेशेंट को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से न्यूप्लेजिया डेवलप हो सकता है। कैंसर को एक्चुअली न्यूप्लेजिया कहते हैं। सेल साइकिल जो है नॉर्मली टाइटली कंट्रोल्ड होता है। अगर जो नॉर्मल सेल साइकिल होता है उसमें सिग्नल्स मिलते हैं, उसकी वजह से सेल की ग्रोथ या सेल की डिवीजन होती है, और इन सिग्नल्स की वजह से प्रिवेंशन ऑफ ग्रोथ और सेल डिविजन्स भी होती है। तो अगर इन सिग्नल्स में कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ आपको नज़र आएगी, उसे हम कहते हैं नियोप्लेजिया। इसमें एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं क्लोनैलिटी। क्लोनैलिटी क्या होता है कि क्लोन बनता है। सिंगल सेल में म्यूटेशन डेवलप होती है और ये आपके साथ गिव राइज टू डॉटर सेल्स। उस म्यूटेटेड क्लोन्स को ये राइज कर देता है। ऑल क्लोन्स कैरी द सेम म्यूटेशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस सेल में आपके साथ म्यूटेशन हो जाए और फिर उसके बाद ये डिवाइड हो जाए, तो ये म्यूटेशन यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल है, ये पहले नॉर्मली डिवाइड हुआ, अभी यहाँ पे इसको कोई डैमेज हुआ जिसकी वजह से इसमें कोई म्यूटेशन हुई। तो इससे जितना भी फैमिली ट्री इस वाले सेल से बनेगा, उस सारों सेल्स में म्यूटेशन होगी और इट विल लीड टू मल्टीपल म्यूटेशन। तो इसे हम क्लोनैलिटी कहते हैं। ट्यूमर लोकेशन क्या होती है? इस पे आपको रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स नज़र आएंगे जो स्टॉप और स्टार्ट फॉर सेल डिवीजन होते हैं। लॉट्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन मिलेगी, मैनी चांसेस फॉर म्यूटेशन आपको मिलेगी, एंड देयर विल बी इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ कैंसर। तो ट्यूमर लोकेशन आपको किस तरह पता चलेगा? कि जहाँ पे आपके साथ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होंगे। स्टॉप स्टार्ट फॉर सेल डिवीजन आपके साथ वहाँ पे उस जगह में होगी। दूसरी बात है कि जो लोकेशन आपको पता चलेगी कि अभी ये एक ट्यूमर की लोकेशन है, वहाँ पे बहुत सारी डीएनए रिप्लिकेशन आपको मिलेगी, मैनी चांसेस फॉर म्यूटेशन होगी, और देयर इज़ इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ कैंसर। तो ये जीआई एपिथेलियम इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैंसर। ये आपने याद रखना है कि जो जीआई एपिथेलियम है इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैंसर। और दूसरा मायोकार्डियम जो है इट इज़ द वेरी रेयर साइट फॉर कैंसर। फिर ट्यूमर प्रोग्रेशन किस तरह होती है कि अगर ट्यूमर में ओवर टाइम आपको चेंज मिले, बिकम मोर एग्रेसिव, और ये आपके साथ एक्यूमुलेट करता है मोर म्यूटेशन को, तो इसका मतलब है ट्यूमर प्रोग्रेस हो रहा है। अगर वो लेस रिस्पॉन्सिव हो टू कीमोथेरेपी, और लार्ज ट्यूमर आपके साथ ऑफन हेट्रोजीनियस होंगे। दूसरी बात है कि वारबर्ग अफेक्ट एक अफेक्ट है जिसके बारे में आपने जानना होगा। ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है टू लैक्टेट फॉर एटीपी, जिसे हम एरोबिक ग्लाइकोसिस कहते हैं। अगर लेस एटीपी होगा देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको मिलेगी, एंड इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आपको एंड में हाई ग्लूकोज अपटेक मिलेगा, विच इज़ द बेसिस फॉर पेट स्कैनिंग। रेडियो लेबल्ड ग्लूकोज स्कैन भी इसे हम कहते हैं। तो वारबर्ग इफेक्ट में ग्लूकोज मेटाबोलाइज टू लैक्टेट, ग्लूकोज नॉर्मली आपके साथ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और फिर वहाँ से लैक्टेट में मेटाबोलाइज होता है, ताकि आपके साथ ये एटीपी प्रोड्यूस करे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अगर लेस एटीपी आपके साथ बन रहे हैं ड्यू टू दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके साथ एंड में क्या होगा कि इस ग्लूकोज की अपटेक ज़्यादा होगी। तो ये
आपको पेट स्कैनिंग में मिलता है, जिसे हम रेडियो लेबल्ड ग्लूकोज स्कैन कहते हैं। पेट स्कैन आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। फिर है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू मॉर्फोलॉजी को हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। डिसऑर्डर्ड बट नॉन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ को हम एक्चुअली इसका डेफिनेशन ये है, डिस्प्लेसिया इज़ द डिसऑर्डर्ड ग्रोथ या नॉन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। ये आपके साथ प्रीसीड्स न्यूप्लेजिया, इससे पहले आपको न्यूप्लेजिया मिलेगी। न्यूप्लेजिया विल प्रोग्रेस इनटू डिस्प्लेजिया और ये आपके साथ प्रोग्रेस होता है टू कैंसर। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द एपिथेलियल टिश्यूज़। दूसरी बात है कि ये आपको कार्सिनोमा इन साइटू में भी मिलेगा। डिस्प्लेजिया ऑफ इंटायर एपिथेलियल लेयर जिसमें आपको मिल सकती है, एंड देयर इज़ नो इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट रहेगा। एनाप्लेजिया क्या होती है? इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड सेल ग्रोथ। सेल्स डू नॉट लुक लाइक सेल्स ऑफ ऑरिजिन। अनडिफरेंशिएटेड सेल ग्रोथ होता है, वो आपके साथ सेल्स आपके साथ नॉर्मल नहीं लगेंगे। जब वो नॉर्मली जहाँ से उनकी ऑरिजिन होती है उस तरह आपको सेल्स नहीं नज़र आएंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू ग्रोथ इसमें आपको नज़र आएगी, और लिटिल या नो अदर फंक्शंस सीन इन मैलिग्नेंट एग्रेसिव ट्यूमर्स में एनाप्लेजिया आपको नज़र आती है। पुअर प्रोग्नोसिस होती है, वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स में नज़र आएगा, दे रिसेंबल टिश्यू और ऑरिजिन। और एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स में आपको लैक ऑफ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स नज़र आएंगे। कैंसर प्रोग्रेशन किस तरह होती है? अभी ये है कि सेल विद म्यूटेशन, इसमें हाइपरप्लेजिया हो जाती है, फिर हाइपरप्लेजिया के बाद डिस्प्लेजिया होती है, फिर कार्सिनोमा इन साइटू होता है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन आपके साथ इंटैक्ट होता है, दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और फिर इन्वेसिव कैंसर को प्रोग्रेस हो जाता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी इन्वेट करके नीचे तक आ जाता है, वेसल्स तक आ जाता है। तो दिस इज़ कैंसर प्रोग्रेशन। हॉलमार्क ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स क्या होंगे कि इसमें आपको एक तो एटोनमस ग्रोथ मिलेगी, नॉट सेंसिटिव टू ग्रोथ फैक्टर्स और इनहिबिटर्स। अगर आप ग्रोथ फैक्टर्स या इनहिबिटर्स दोगे तो उसमें उसकी वजह से कोई भी रिस्पॉन्स ये नहीं शो करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एटोनमस ग्रोथ। एवेजन ऑफ सेल डेथ आपको नज़र आएगी, डू नॉट अंडरगो एपोप्टोसिस, एवेड द इम्यून सिस्टम। फिर इसमें आपको अनलिमिटेड एबिलिटी टू रिप्लिकेट, इमॉर्टल, ये आपको इसमें नज़र आएगी मैलिग्नेंट सेल्स में कि अनलिमिटेड एबिलिटी होगी, वो बार बार इतना अनलिमिटेड डिवाइड होंगे, अनलिमिटेड रिप्लिकेशन उनकी होगी। नॉर्मल सेल्स बिकम सेंसेंट आफ्टर एक्स रिप्लिकेशन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट मैलिग्नेंट सेल में आपको एंजियोजेनेसिस मिलती है, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं टू फ्यूल ग्रोथ, और एबिलिटी टू इन्वेट टिश्यू एंड स्प्रेड इसमें बढ़ जाता है। फिर है टीलोमरेज। टीलोमरेज जो है नॉर्मल सेल्स जो है आपके साथ नॉर्मली 60 to 70 डिविजन्स करता है ओनली, देयर आफ्टर बिकम सेंसेंट और कॉज्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमरेज। ये टीलोमरेज एक एंजाइम है, इसकी शॉर्टनिंग की वजह से सेल आपके साथ केपेबल होता है कि वो 60 to 70 डिविजन्स करे। टीलोमरेज में न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेगा। टीलोमरेज अवॉइड लॉस ऑफ जीन्स विद डुप्लीकेशन, एक्टिव इन स्टेम सेल्स, लिटिल एक्टिविटी इन अदर सेल्स, और टीलोमरेज अप रेगुलेशन इन ऑलमोस्ट ऑल कैंसर्स आपको मिलता है। ग्रेड जो है, देयर इज़ डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, एक होता है स्टेजिंग ऑफ कैंसर, एक होता है ग्रेड। स्टेजिंग में आप एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड देखते हो और ग्रेडिंग में आप डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हो। इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द पैथोलॉजिस्ट, इसके लिए बायोप्सी रिक्वायर होती है फॉर माइक्रोस्कोपिक टिश्यू एनालिसिस। इसमें फिर डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, 1 2 3 4 ग्रेड्स। वेल डिफरेंशिएटेड अगर एक कैंसर होगा तो उसका ग्रेड लो होगा, ये बात आपने याद रखनी है। और एनाप्लास्टिक अनडिफरेंशिएटेड जो है उसका ग्रेड आपके साथ हाई होगा। स्टेज क्या है कि एस फॉर स्टेज, एस फॉर स्प्रेड, इट इज़ द डिग्री ऑफ ट्यूमर एक्सटेंशन या स्प्रेड। लोकल लिम्फ नोड्स या मेटास्टेसिस, अगर
वो आपके साथ स्प्रेड हुआ है, लोकल है, लोकल का मतलब स्प्रेड नहीं हुआ, लिम्फ नोड्स का मतलब है हैज़ इट रीच्ड द लिम्फ नोड्स, या वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस उसकी हुई है। तो स्टेजिंग से आपको ये चीज़ पता लगेगी। इट इज़ यूजुअली डन बाय रेडियोलॉजी और इमेजिंग। और अर्ली स्टेज का मतलब है कि लोकलाइज्ड ग्रोथ है। एडवांस स्टेज का मतलब है कि स्प्रेड और मेटास्टेसिस आपको मिल रही है। फिर इसमें टीएनएम स्टेजिंग सिस्टम होता है। टी का मतलब है प्राइमरी ट्यूमर साइज़, इसमें T1, T2, T3, T4 आते हैं। एन का मतलब है डिग्री ऑफ रीजनल लिम्फ नोड स्प्रेड, तो इसमें एन नॉट का मतलब नो लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व्ड, N1, N2 और N3। और एम का मतलब है मेटास्टेसिस हुई है या नहीं हुई, तो एम नॉट मतलब नो मेटास्टेसिस और M1 मतलब है कि मेटास्टेसिस आपके साथ हुई है। तो ये एक बेसिक जनरल आइडिया है ऑफ टीएनएम स्टेजिंग कि T1, T2, T3, T4 आपको T से ट्यूमर साइज़ के बारे में पता चलता है, N से आपको रीजनल लिम्फ नोड स्प्रेड के बारे में पता चलता है, N फॉर नोड्स और यहाँ पे भी नोड है, ठीक है। और M से मेटास्टेसिस के मेटास्टेसिस हुई है या नहीं हुई। नॉमनक्लेचर में बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर को आपने किस तरह डिफ्रेंशिएट करना होगा। बिनाइन स्प्रेड नहीं हुआ होता, मेलिग्नेंट आपके साथ स्प्रेड हुआ होता है। बिनाइन जो है इट इज़ लाइकली रिमेन लोकलाइज्ड विदाउट स्प्रेड, ये आपके साथ विदाउट स्प्रेड लोकलाइज्ड रहता है। दूसरी बात यह है कि अमेंडेबल टू सर्जिकल रिमूवल, इसमें सर्जिकल रिमूवल आपके साथ क्यूरेटिव हो सकती है इन मोस्ट केसेस। आपके साथ इट में स्टिल कॉज प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल कंप्रेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड और आपको इसमें लो माइटोटिक एक्टिविटी नज़र आएगी। जो मेलिग्नेंट है उसका मतलब है कि ये स्प्रेड हुआ है, इसने इन्वेजन की है और ये आपके साथ डेथ कॉज करवाता है। नॉन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ में हेमार्टोमाज आते हैं और कोरिस्टोमा आता है। हेमार्टोमा क्या होता है, मोस्ट ऑफ मेच्योर बट डिसऑर्गेनाइज्ड सेल्स इसमें आपको मिलेंगे। मोस्टली मेच्योर होंगे लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड सेल्स होंगे। एग्जाम्पल क्या है कि लंग में हेमार्टोमा, इट कंटेन्स डिसऑर्गेनाइज्ड लंग टिश्यू और इसमें आपको डेवलपमेंटल एनॉमलीज मिलती है। कोरिस्टोमा में मेच्योर वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू इन द रॉन्ग प्लेस को हम कोरिस्टोमा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम, ये गैस्ट्रिक टिश्यू इन द इलियम जो होता है दैट इज़ मैकल डाइवर्टिकुलम। अगर आपके साथ एक मेच्योर या एक वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू एक गलत जगह में उसकी ग्रोथ हो जाए तो उसे हम कोरिस्टोमा कहते हैं। ये हेमार्टोमा कोरिस्टोमा दोनों बिनाइन है, इसमें इन्वेजन या मेटास्टेसिस नहीं होती। फिर आपके साथ ट्यूमर नेमिंग, बिनाइन ट्यूमर को आपने इसकी नेमिंग किस तरह करनी है। नेमिंग में सेल टिश्यू टाइप ऑफ ओरिजिन प्लस ओमा, आपने एंड में ओमा लिखना है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर में हमेशा एंड में अगर आप ख्याल करो तो ओमा आता है। सेल टिश्यू टाइप ऑफ ओरिजिन, तो सेल टिश्यू को देखना है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और एंड में ओमा लगाओ तो वो उस जगह का बिनाइन ट्यूमर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइब्रोमा, ये बिनाइन फाइब्रस टिश्यू ट्यूमर है। कॉन्ड्रोमा, ये एक बिनाइन कार्टिलेज ट्यूमर है। एडिनोमा आपके साथ बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं ऑफन फॉर्मिंग ग्लैंड स्ट्रक्चर। पेपिलोमा आपके साथ बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर ऑन सरफेस विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो पेपिलोमा में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको पेपिलोमा में मिलते हैं। अच्छा, फिर है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, तो इसको आपने इसमें मेसेनकाइमल टिश्यूज़ आते हैं और एपिथेलियल सेल्स जिसमें कार्सिनोमा आती है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर में मेसेनकाइमल टिश्यू है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू बोन ब्लड वेसल्स आते हैं। सॉलिड ट्यूमर सच एज सार्कोमा, एग्जांपल ऑस्टियोसार्कोमा, ये भी आ सकते हैं मेसेनकाइमल टिश्यूज़ के। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में मेसेनकाइमल टिश्यूज़ में कनेक्टिव टिश्यू बोन्स ब्लड लिम्फ सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ब्लड लिम्फ ल्यूकीमिया और लिम्फोमा,
ये सारे आपके साथ मेसेनकाइमल टिश्यूज़ में आते हैं। एपिथेलियल सेल्स में कार्सिनोमा आता है, इसमें आपके साथ ग्लैंडुलर ट्यूमर्स जिसमें एडिनोकार्सिनोमा आता है, कोलॉन एडिनोकार्सिनोमा, लंग एडिनोकार्सिनोमा। तो ये आपके साथ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, और स्किन में भी ये आपको मिल सकता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के फॉर्म में। फिर है ट्यूमर की स्प्रेड। तो सार्कोमा आपके साथ स्प्रेड होता है वाया ब्लड जिसे हम हेमेटोजीनस कहते हैं। आर्टरीज के थिक वॉल होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट। और वेन्स में थिन वॉल होते हैं, दे कैन ईजीली बी पेनिट्रेटेड। तो ये बात आपने याद रखनी है। लिवर एंड लंग मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हेमेटोजीनियस स्प्रेड। तो ब्लड के थ्रू अगर जो मोस्ट कॉमन साइट्स है जो ब्लड के थ्रू स्प्रेड होते हैं उसमें लिवर और लंग्स आते हैं। फिर ट्यूमर की स्प्रेड में कार्सिनोमा आता है। कार्सिनोमा आपके साथ स्प्रेड होता है वाई लिम्फेटिक्स। ये आपने याद रखने हैं। की एक्सेप्शंस हैं इसमें, 4 कार्सिनोमा स्प्रेड वाया ब्लड स्ट्रीम। बाकी सारे जो कार्सिनोमाज हैं वो लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं। इन 4 कार्सिनोमाज जो आपके साथ ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्प्रेड होते हैं उसमें कोरियो कार्सिनोमा जो आपको अर्ली हेमेटोजीनियस स्प्रेड की वजह से मिलता है। रीनल सेल कार्सिनोमा आपको लिम्फेटिक्स के थ्रू ये आपके साथ ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्प्रेड होगा। जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्प्रेड होगा पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से ये आपके साथ ओरिजिनेट होता है। और फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा। तो ये 4 एक्सेप्शंस हैं। ये 4 एक्सेप्शंस आपके साथ 4 कार्सिनोमास हैं जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके साथ स्प्रेड होते हैं। बाकी इनके अलावा जितने भी कार्सिनोमास हैं दे विल स्प्रेड वाया लिम्फेटिक्स। टेराटोमा क्या होता है कि सेल्स फ्रॉम मल्टीपल जर्म लेयर्स को हम कहते हैं टेराटोमा। इसमें एक्टोडर्म आता है, एंडोडर्म आता है, मीजोडर्म आता है। एक्टोडर्म में स्किन, हेयर फॉलिकल्स, एंडोडर्म में लंग या जीआई ट्रैक्ट, और मीजोडर्म में मसल्स और कार्टिलेज। तो टेराटोमा में आपके साथ सेल्स मल्टीपल जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। इसमें मल्टीपल जर्म लेयर्स में आपके साथ एक्टोडर्म से भी सेल्स ओरिजिनेट हो सकते हैं, एंडोडर्म से भी, मीजोडर्म से भी। और ये सेल्स आपके साथ दे अराइज ये आपके साथ कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम जर्म सेल्स इन ओवरीज एंड टेस्टीज। तो सेल्स ऑफ ऑरिजिन केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल जर्म लेयर्स। फिर है एपिडेमियोलॉजी। कैंसर आपके साथ सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। हार्ट डिजीज़ इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। रेस्पिरेटरी डिजीज़ इज़ द नंबर 3rd कॉज ऑफ डेथ। और एक्सीडेंट और ट्रॉमा इज़ द नंबर 4 कॉज ऑफ डेथ। COPD आपके साथ आता है। तो फर्स्ट नंबर पे आपके साथ हार्ट डिजीज़ से डेथ होती है, दूसरे नंबर पे कैंसर से, तीसरे पे रेस्पिरेटरी डिजीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल COPD, और फोर्थ नंबर पे एक्सीडेंट या ट्रॉमा। ये भी आपने याद रखना है। न्यू केसेस ऑफ एनी टाइप ऑफ थिंग इज़ कॉल्ड इंसिडेंट्स। ब्रेस्ट प्रोस्टेट कैंसर जो है they can go to lung, they can progress to lung and colorectal. Mortality is the death rate lung से breast या prostate और फिर colorectal। cause of death आपके साथ एक्सीडेंट्स, कैंसर्स, congenital disorders से, चिल्ड्रन में इंसिडेंट्स में या मोर्टेलिटी में ल्यूकीमिया which goes to CNS tumors और न्यूरोब्लास्टोमा। तो ये आपके साथ डिफरेंट एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। न्यू केसेस को हम इंसिडेंट्स कहते हैं। न्यू केसेस में आपके साथ इंसिडेंट्स में प्रोस्टेट या ब्रेस्ट, फिर लंग और फिर कोलोरेक्टल। सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स आपके साथ ब्रेस्ट और प्रोस्टेट की है, फिर लंग की है, फिर कोलोरेक्टल की है। अच्छा, सबसे ज़्यादा डेथ कौन से कैंसर से होती है? सबसे पहले लंग से, फिर ब्रेस्ट से, प्रोस्टेट से और फिर कोलोरेक्टल। तो मोर्टेलिटी में ये सीक्वेंस याद करना है। कॉज ऑफ डेथ में
सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर कैंसर आता है, फिर कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर आते हैं। तो ये डिफरेंट सीक्वेंस है, आपने इसको याद रखना है। और इंसिडेंस मोर्टेलिटी में सबसे ज़्यादा ल्यूकीमिया, फिर सीएनएस ट्यूमर्स और फिर न्यूरोब्लास्टोमा आता है। कार्सिनोजेनेसिस क्या किसे कहते हैं? जब आपके साथ नॉन लीथल डीएनए की डैमेज हो जाए एंड इट लीड्स टू कैंसर, दैट इज़ कॉल्ड कार्सिनोजेनेसिस। म्यूटेशन होती है इन 2 टाइप ऑफ जीन्स एंड इट लीड टू कैंसर, जिसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन और ऑन्कोजीन्स आते हैं। तो इन दोनों जीन्स में आपके साथ म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नॉन लीथल डीएनए डैमेज मिलेगा which progress into cancer, and this is called carcinogenesis. फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आते हैं, ये आपके साथ लिमिट करते हैं सेल ग्रोथ को। इसके क्लासिक एग्जाम्पल में P53 जीन आता है विच ब्लॉक्स प्रोग्रेशन थ्रू सेल साइकिल। रेटिनोब्लास्टोमा जीन आता है जो इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को और नीड म्यूटेशन इन बोथ एलील्स टू शट डाउन एक्टिविटी। और इसमें बोथ एलील में म्यूटेशन होनी चाहिए, इसकी वजह से एक्टिविटी शट डाउन हो जाएगी। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ फॉर यू पीपल, सो प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट, थैंक्स। अच्छा, फिर है जर्म लाइन म्यूटेशन। One gene mutated in all cells at birth is called germline mutation. ये ऑकर होता है in some tumor suppressor gene. It leads to increased cancer risk at early age. इसमें आप BRCA1 BRCA2 की म्यूटेशन आपको मिलती है which is most relevant with breast cancer. फिर आपको hereditary retinoblastoma मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये जर्म लाइन म्यूटेशन कॉज करवाती है। HNPCC लिंच सिंड्रोम कॉज करवाता है। HNPCC में आपके साथ लिंच सिंड्रोम होता है, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस FAP और लीफ रूमानी सिंड्रोम। तो वन जीन म्यूटेटेड इन ऑल सेल्स एट बर्थ, ये आपके साथ इन सम ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है और इट लीड्स टू इंक्रीज कैंसर रिस्क एट अर्ली एज। तो इन जीन्स में आपके साथ अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो इट विल लीड टू कैंसर। BRCA1 BRCA2 लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर। हेरिडिटरी एंजियो रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। HNPCC कैन लीड टू लिंच सिंड्रोम। फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस आपके साथ हो सकता है और इट कैन कॉज लीफ रूमानी सिंड्रोम। फिर है ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ये आपके साथ अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स आपके साथ नॉर्मल सेलुलर जीन्स होते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल सेलुलर जीन है और ऑन्कोजीन आपके साथ प्रमोट करते हैं अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, ये चीज़ें इसमें आती है। प्रोटो ऑन्कोजीन म्यूटेशन कैन लीड टू ऑन्कोजीन कैन लीड टू कैंसर। तो अगर प्रोटो ऑन्कोजीन एक नॉर्मल चीज़ में आपके साथ म्यूटेशन हो जाए तो उससे ऑन्कोजीन एक्टिवेट होगा और ये ऑन्कोजीन आपके साथ कैंसर कॉज करवाएगा। अगर सिंगल जीन की म्यूटेशन हो जाए तो ये आपके साथ मेलिग्नेंसी कॉज करवा सकता है। फिर है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस में सब्सटेंस दैट कॉज कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। इसमें केमिकल्स आ सकते हैं सच एज एस्बेस्टोस आपके साथ मीज़ोथीलियोमा कॉज करवाता है। फिर इसमें वायरसेस आते हैं सच एज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस विच लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर। ये ओरल कैंसर भी करवाता है, सर्वाइकल कैंसर भी करवाता है। फिर इसमें रेडिएशन की वजह से रेडिएशन कैन ऑल्सो फॉर्म सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज कैंसर। इसमें सनलाइट आता है विच लीड्स टू स्किन कैंसर। सो दैट वाज ऑल अबाउट पैथोलॉजी लेक्चर। होप इससे आपको कुछ भी याद हुआ है तो दैट इज़ समथिंग पॉजिटिव फॉर मी। प्लीज़ गिव मी योर
feedback in the comment section. Thanks for watching the video, and inshallah see you in the next video lecture series.